हाँ बेटा, लाइव सेशन अभी रुक गया, ठीक है, तो उसको मैं प्रॉपर तरीके से अगेन, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, अल्टीमेट वे में, बहुत अल्टीमेट वे में, क्रिस्प फॉर्म में। आपको दोबारा मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो अब करें क्या, पता नहीं क्या ग्लिच है इसका, ठीक है, क्यों बंद हो जाता है यूट्यूब, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, बट टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, ठीक है, अपलोड करा देंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर भी मैं, ठीक है, रिकॉर्ड करके ही दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ग्लिच जो हो रहा है ना यूट्यूब का, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो अल्टीमेट वे में करते हैं इसको, टेंशन मत लो। तो मैंने बताया कि आज का टारगेट क्या है, अगली बताया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करा दूंगा मैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट करा दूंगा, टूल्स के अंदर मैं वेक्टर वाला पार्ट कंप्लीट करा दूंगा जो हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है। होस्ट और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वेटेज की बात करूं तो मैं बता भी रहा था, ठीक है, 4 ईयर का मैंने कंपैरिजन किया है। 2021 में देखो 7 क्वेश्चन तो आए हैं प्रिंसिपल से और 5 क्वेश्चन आए हैं एप्लीकेशन से। 13 क्वेश्चन का वेटेज है मात्र 1 साल के अंदर, ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर मैं देखता हूं, ठीक है, 22 के अंदर 22 में 5 और 3 का रेशियो है, ठीक है। इससे पहले बात करता हूं 20 के अंदर 4 और 5 का रेशियो है, ठीक है। हाँ, 2019 की बात करते हैं तो 3 और 2 का रेशियो है, क्योंकि तब स्टार्टिंग हुई थी बायोटेक की, ठीक है। यानी मैक्सिमम अब तक जो टच किया है वो 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मतलब 56 मार्क्स के आसपास हो रहा है बेटा, ठीक है। बहुत बड़ी बात है मात्र बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो अच्छे से करना है इसको। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन मैं एनसीईआरटी की ही लूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट पर मैं आ रहा हूं आगे। डेफिनेशन 3 याद रखनी है और तीनों पर क्वेश्चन बन सकता है। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है भाई, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अकॉर्डिंग टू टुडे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि उस समय डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट और फर्मेंटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया करते थे, या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम को भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ये थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जबकि लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, आज की डेट में जो टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम है, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, ठीक है, 8 जो मैं पढ़ाया था आपको, ठीक है, आज की डेट में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के अंदर, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है, आज की डेट के अंदर जो हम जीन थेरेपी कर रहे हैं, यानी डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर रहे हैं, क्लियर है बिल्कुल, ये है टुडे बायोटेक्नोलॉजी। बट यूरोपियन फेडरेशन क्या कहती है, यूरोपियन फेडरेशन कहती है कि एक्चुअल में ये एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का। अब नेचुरल साइंस क्या है भाई, नेचुरल साइंस का मतलब है जैसे प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, लाइक अल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है, टर्पिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, सैपोनिन्स होते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। तो बेटा जैसे मानो मैंने आपको बताया भी था, जैसे हल्दी के अंदर, ठीक है, टर्मरिक के अंदर कुरकुमिन होता है, ठीक है, हाँ, इट इज अ फाइटोकेमिकल्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट। उसको आपने आइसोलेट किया, उसका इंटीग्रेशन किया आपने, किसके साथ इंटीग्रेशन किया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साथ, सेल के साथ, पार्ट के साथ, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालॉगस बना रहे हो आप, ठीक है, किसके लिए, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। देखो कंटेंट में जितना देता हूं वो उतना, चाहे मैं 1 शॉट में दूं, ठीक है, चाहे 2 शॉट में दूं, ठीक है, चाहे 10 शॉट में दूं, कंटेंट मेरा सफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। हाँ, इतना सफिशिएंट मिलेगा कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है, बस इतना आपको फेथ करना पड़ेगा। बात बाकी ये तो समझ रहे हो ना। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं क्योंकि एनसीईआरटी में छोड़ूंगा नहीं, एनसीईआरटी कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है, 2 टाइप की इंजीनियरिंग, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको हम केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले आपको सिखाई जाती है बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जीन पर काम करना है। अब देखो उसमें बैक्टीरिया माइक्रो में साइज होता है, उसके अंदर डीएनए होगा और डीएनए जीन के मिलने से बना होगा, तो कितना छोटा होगा यार, ठीक है। तो जो आप देख ही नहीं सकते उस बैक्टीरिया के ऊपर, जीन के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हो वो कंटामिनेशन फ्री हो। कंटामिनेशन फ्री का मतलब है वहां पर मतलब कोई बैक्टीरिया, मतलब जो आप चाहते हो बस वही ग्रो करे।
इस समय भी मेरे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होंगे मेरे माउथ में, ठीक है, जो एयर निकल रही है आ रही है, बैक्टीरिया होंगे मेरे बॉडी के ऊपर, ठीक है, ढेर सारा नेचुरल फ्लोरा होगा बेटा, ठीक है। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में, जिस एम्बियंस में काम कर रहे हो, वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, तभी आप बायोटेक पे काम कर पाओगे। तो इसके लिए उस एटमॉस्फेयर को कंटामिनेशन फ्री रखने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए आप जो जो चीजें यूज करते हो वो सब आती हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। किसके अंदर? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या हुआ भाई, या केमिकल इंजीनियरिंग, ये ध्यान रखना है आपको, बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। क्लियर है? जैसे मैंने बताया, जैसे आपने देखा होगा ना, हम एल्कोहल यूज करते हैं हाथ को स्टरलाइज करने के लिए। क्लियर है? हाँ, हम जैसे ग्लास वेयर है, आयरन है, उसको ऑटोक्लेव करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको ऑटोक्लेव करते हैं। जैसे एक रूम को कंटामिनेशन फ्री करना है तो यूवी लाइट जला दोगे रूम के अंदर 20 मिनट्स के लिए, तो रूम कंटामिनेशन फ्री हो जाएगा। तो ये टेक्निक सीखी जाती हैं इस बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। जब ये सीख लेते हो तब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जहां पर आप जीन के अंदर, जहां पर आप डीएनए आरएनए के अंदर मैनिपुलेशन सीख गए, ठीक है, यानी हाँ, डिलीशन और एडिशन ऑफ जीन सीख गए, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है? क्योंकि आप किसी भी जीन को डिलीट करोगे या किसी भी जीन को ऐड करोगे तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंज होगा, ठीक है, होस्ट के फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंज होगा। यही तो है बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर जीन क्लोनिंग क्या है। एनसीईआरटी समझाती है जीन क्लोनिंग क्या है। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्लोनिंग की बात करते हैं। अब जीन की क्लोनिंग का मतलब है उसी जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना, उसी जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना। समझे? हाँ बेटा, मल्टीपल, एक जैसी मल्टीपल कॉपी बनाना, क्लोन बनाना, ठीक है। तो कैसे जीन क्लोनिंग की जाती थी, समझो। जीन क्लोनिंग करने के लिए सबसे पहले भाई आपको जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां मिलेगा? पहले आप सेल लोगे, कोई भी एनिमल सेल, कुछ भी, ठीक है, मान लो एनिमल सेल है। एनिमल सेल में आप जानते हो डीएनए होगा, एनिमल सेल में डीएनए, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए के अंदर क्या होगा। डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। मान लो दिखा देता हूं, ये जीन डीएनए में क्या है आपका? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जिस जीन में आपका इंटरेस्ट है, जिस जीन की आप क्लोनिंग करना चाहते हो, ठीक है, जो आपका डिजायर्ड है, ठीक है, कि भाई मुझे इंसुलिन का जीन मिल जाए तो मैं उसकी क्लोनिंग कर लूं, ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो जीन है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? उस एनिमल सेल से इस पूरे डीएनए को क्या करना होगा? आइसोलेट, यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो पहला स्टेप क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करोगे। जब आप डीएनए को आइसोलेट कर लोगे, समझना मेरी बात, जब आप डीएनए को आइसोलेट कर लोगे तो इस डीएनए में क्या होगा? इसी डीएनए में तो होगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसी डीएनए में क्या होगा आपका? जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैं दिखा देता हूं एक बना करके, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस डीएनए को कट करने के लिए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए आप एक एंजाइम यूज करोगे, ठीक है, एक ऐसा एंजाइम जो इसको कट करने में कैपेबल होता है, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, इसको आप यूज करने वाले हो। इसको यूज करोगे तो आपको एक कटिंग करा हुआ वो डीएनए मिल जाएगा जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको मिल गया आपका डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आपने सेपरेट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, एक मिनट बेटा, हाँ साउंड ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो आपने क्या कर लिया? इस डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब इस डीएनए को क्लोनिंग करने के लिए एक होस्ट चाहिए जिसमें ये अपनी मल्टीपल कॉपी बना पाए। पर होस्ट में लेके कौन जाएगा? इस जीन को ले जाने के लिए एक वेक्टर चाहिए, एक व्हीकल चाहिए, मॉलिक्यूलर व्हीकल, जो जीन को बिठाएगा और होस्ट में लेकर के जाएगा। तो मॉलिक्यूलर व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो दो साइंटिस्ट थे, यस, ठीक है, वॉलिवर रॉड्रिक्यूज, तो इन्होंने इस पर बड़ा अच्छा काम किया था, ठीक है। तो
इन्होंने पता लगाया कि बैक्टीरिया के अंदर, समझना, बैक्टीरिया के अंदर एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, मैं दिखा देता हूं, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया के पास अपना खुद का तो क्रोमोसोम होता ही है ना, अपना खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, आपको पता ही होगा। न्यूक्लियस होता नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, ये सर्कुलर डीएनए है। अरे, बैक्टीरिया का अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होता नहीं है, तो ओपन फॉर्म में होता है सर्कुलर डीएनए, ओपन फॉर्म में। तो ये सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया के पास छोटे छोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग, समझना, छोटे छोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, इनको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये भी होते हैं बैक्टीरिया के पास। ये क्या होते हैं? एक तरीके से सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद अपना रेप्लिकेशन कर लेते हैं, इनको मेन क्रोमोसोम की जरूरत नहीं है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको टर्म यूज करते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। भाई सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं तो उनके पास क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग वही होगा जिसके पास अपनी खुद की ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से सेल्फ रेप्लिकेशन कर पाते हैं। ये क्या है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी ये वो साइट है जिसकी वजह से ये प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम से अलग रहते हुए भी अपनी मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो उन साइंटिस्टों को ये देखने को मिला, अच्छा इसके पास ऐसा होता है, ठीक है भाई, इसको यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है। कैसा यूज कर सकते हैं इसको? एज अ वेक्टर, की पूरी प्रॉपर्टी बताऊंगा आगे जाकर के मैं, समझना। ये वेक्टर है, वेक्टर समझते हो? वेक्टर वो होता है जो आपके जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठा करके होस्ट में ले जा सकता है, वो वेक्टर है। और होस्ट में ले जाके उसकी मल्टीपल कॉपी भी बनाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो उसके पास ओवरआई साइट तो होनी चाहिए ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब अगला काम क्या है? जब इसकी खोज हो गई तो इसको निकालना है, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। अगला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो हमने क्या कर लिया? यहां प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया प्लाज्मिड, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। यहां दिखा देता हूं। अब हम क्या करेंगे? इस प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी, इस प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। यहां से क्या यूज करेंगे? कॉमन एंजाइम, यही कॉमन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लाज्मिड को कट करेगा, यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम इस डीएनए को कट करेगा। जब प्लाज्मिड को मैं कट करूंगा तो प्लाज्मिड कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, ये कट लग गया प्लाज्मिड के अंदर, कट लग गया। कट लगने के बाद मैं इन दोनों को साथ साथ रखूंगा, जिससे कि दोनों क्या हो जाए? जुड़ जाएं। एक ही बीकर में इन दोनों को रखूंगा, जिससे क्या होगा? ये जुड़ जाएंगे। और इसमें क्या डालूंगा? एक एंजाइम डालूंगा, T4 लाइगेज, T4 लाइगेज। लाइगेज एक तरीके से मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, जो कटे हुए डीएनए को आपस में जोड़ सकता है, पर शर्त है एक ही एंजाइम से कटे होने चाहिए। हाँ, तो T4 लाइगेज। तो जैसे ही मैं लाइगेज डालूंगा इसके अंदर, तो लाइगेज क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ देगा, और जोड़ने से क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट। ये जुड़ गया आपका। यानी दो टाइप के डीएनए, एक प्लाज्मिड और एक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, मिलकर के क्या बना लेंगे भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट बन गया आपका।
बिल्कुल समझना आराम से, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। रिकॉम्बिनेंट पूरी बायोटेक्नोलॉजी में यही है, एक आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, उसको बिठाने के लिए एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर में बिठाकर इसको कहां भेजोगे, एक होस्ट चाहिए जहां वो मल्टीपल कॉपी बनाएगा, ठीक है, और उस कॉपी से जीन से एक फिनोटाइपिक करेक्टर बनेंगे या कोई प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटीन बनेगी, उसको आप आइसोलेट कर लोगे। यही है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिकॉम्बिनेंट आपने बना लिया। जब दो टाइप के डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, ये इससे जुड़ जाएगा, जब दो टाइप के डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है, और जोड़ने के लिए कौन चाहिए, T4 लाइगेज, ठीक है, जिसको बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट का आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन सर क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इस रिकॉम्बिनेंट को हम किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, किसी होस्ट में डाल देंगे। अगर होस्ट में चला गया तो उस होस्ट को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, समझे। मान लो मैंने इसको उठा करके एक हम्म, एक बैक्टीरिया में डाला, और बैक्टीरिया में हो सकता है चला गया। अगर चला गया बैक्टीरिया के अंदर ये, तो अब हम इसको क्या बोलने वाले हैं, वही बैक्टीरिया में चला गया। ये चला गया क्या मतलब है, ये चला गया है जीन आपका बैक्टीरिया के अंदर, ये चला गया अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ये बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको बैक्टीरिया या होस्ट एक ही बात है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेंट। यानी एक बात समझ में आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। जब दो टाइप के डीएनए जुड़ते हैं तो उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। जब कोई डीएनए किसी होस्ट में एंटर करता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और एंटर कर गया तो उस होस्ट को हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। तो ये अंतर समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब आपको क्या मिल गया, ट्रांसफॉर्मेंट मिल गया। और एक तो मैंने बताया था प्लाज्मिड की अपनी एबिलिटी होती है, ठीक है। अगर मैं एक स्लाइड, अगली स्लाइड पे दिखाना चाहूँ आपको, देखो जगह है क्या, है। एक तो प्लाज्मिड की अपनी एबिलिटी होती है कि मैं क्या करूंगा, मल्टीपल कॉपी बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। तो ये प्लाज्मिड क्या करने वाला है, अपनी मल्टीपल कॉपी भी बनाएगा, समझना। यहां से दिखा देता हूं मैं। समझने की कोशिश करना भाई। सबसे पहला काम क्या है, ये जो प्लाज्मिड था, अब ये अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। मानो तीन कॉपी इसने बना ली, ठीक है, तीन दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये जीन इसमें लगा हुआ है। जब अपनी कॉपी बनाएगा तो नो डाउट आपके जीन की भी कॉपी बन जाएगी। और जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी ऑफ स्प्रिंग बनाएगा, तो इसकी ऑफ स्प्रिंग में भी तो ये कॉपी पहुंच जाएंगी, समझे। यानी ये सारी कॉपी कहां पहुंच जाएंगी, इनकी ऑफ स्प्रिंग में। भाई ये तीन ये पहुंच गए यहां पर तीन, ठीक है, ऐसे ही तीन यहां पहुंच गए। क्लियर है, ऐसे ही ये इन सब में पहुंच जाएंगे। इसकी ऑफ स्प्रिंग बन जाएंगी तो ये भी एक से दो में डिवाइड हो जाएगा, समझना। मैं पूरा एकदम कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस अपनी ऑफ स्प्रिंग पहुंचेगा तो इसकी भी तीन कॉपी इसमें पहुंच जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, पहुंच गए। यानी यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपनी ऑफ स्प्रिंग में गया, फिर आगे जाकर के ये अपनी ऑफ स्प्रिंग बनाएगा, ये अपनी अलग ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये जीन अगेन इसके अंदर जाएगा, एक से दो बनेंगे तो इनकी भी कॉपी हो जाएंगी। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो इनडायरेक्टली जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसमें जिस जीन में आपका इंटरेस्ट था, जिस जीन में आपका इंटरेस्ट है, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट।
जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या बन रही है, मल्टीपल कॉपी बन रही है। क्या बन रही है, मल्टीपल कॉपी बन रही है। तो इसी को तो बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ये क्या हो रही है, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। तो इसी को जीन क्लोनिंग बोलते हैं। मल्टीपल कॉपी आपके जीन की बनती जाना। क्लियर है बिल्कुल, आपके जीन की मल्टीपल कॉपी बनने को ही तो हम जीन क्लोनिंग बोल रहे हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? ठीक है, फिर से बता रहा हूं भाई। सबसे पहले हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए में से जीन को निकाल लिया। फिर एक वेक्टर चाहिए, वेक्टर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी मिन क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, विच एक्ट एज वेक्टर। इसको आइसोलेट कर लिया। इसको और इन दोनों को कट कराने के लिए सेम एंजाइम यूज किया, फिर लाइगेज की हेल्प से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बनाया, बैक्टीरिया में डाल करके ट्रांसफॉर्मेशन किया, अगर चला गया तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। और अंदर जाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, 3 कॉपी बना ली इसने। जब बैक्टीरिया की अपनी खुद की ऑफस्प्रिंग बनेंगे ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एक कॉपी वहां भी ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर इनकी वहां हो जाएंगे। ऐसे ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, समझो 16, 32, बस बस डबल। तो आपके जीन की मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी। इसी को तो बोलते हैं जीन क्लोनिंग। कोई डाउट बेटा? इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है या नो? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझना, 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। हाँ, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, मैंने बताया ना, एक तो स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर। स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर, इनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर, इन दोनों ने मिलकर के 1972 में, समझना, हाँ, हर्बर्ट कोहिन, सॉरी, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन, समझना। हर्बर्ट बोयर साहब, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर काम किया था, ठीक है। इन्होंने कोई ऐसा एंजाइम ढूंढा जो कि स्पेसिफिक तरीके से कट करता है। एनसीईआरटी में एक पैरा दे रखा है इंट्रो, उसमें इसका बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। हर्बर्ट बोयर साहब ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या कुछ ऐसे एंजाइम के बारे पे उनके ऊपर काम किया जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पैटर्न में कट करते हैं। जबकि कोहिन साहब ने, ठीक है, स्टैनले कोहिन ने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको निकाल कैसे सकते हैं, वापस डाल कैसे सकते हैं, निकाल के सकते हैं, ये चीज सीख गए थे वो, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस में दोनों मिले, तो दोनों ने मिलकर के क्या काम किया, एक काम करते हैं कि मुझे डीएनए को निकालना और फिर वापस डालना आता है, इसने कहा मुझे डीएनए को कट करना आता है। तो दोनों ने मिलकर के पहला आर्टिफिशियल, यस, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया। यानी इन्होंने 2 अलग अलग डीएनए को जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट बनाया पहली बार, ठीक है। कैसे बनाया, समझो। सबसे पहले इन्होंने एक बैक्टीरिया उठाया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ये बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया टाइफी म्यूरियम। इस बैक्टीरिया से इन्होंने एक प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। किसको आइसोलेट किया, प्लाज्मिड को। यहां से तो निकाला प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लाज्मिड को आइसोलेट कहां से किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से किया था। अब इनके पास पहले से ही एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन रखा था। पहले से ही इनके पास क्या था, एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन था इनके पास। इनके पास पहले से क्या था, ड्रग रेजिस्टेंट जीन था। ड्रग रेजिस्टेंट जीन इनके पास था। अब इन्होंने क्या काम किया, इसको कट करने के लिए और इसको कट करने के लिए सेम टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया। तो आप समझ गए होंगे, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम टाइप का। कट करने के बाद कंडीशन क्या होगी, ये प्लाज्मिड आ गया,
कट कर दो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट हो गया, कट लग गया इसके अंदर, ठीक है। और ये वो जीन आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। इनको जोड़ने के लिए इनको लाइगेज यूज किया, लाइगेज, लाइगेज जोड़ने वाला एंजाइम। और जोड़ने पर हमें क्या मिला, एक रिकॉम्बिनेंट मिला। क्या मिला, एक रिकॉम्बिनेंट मिला, एक रिकॉम्बिनेंट, ये मिल गया रिकॉम्बिनेंट। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। हमें मिल गया एक रिकॉम्बिनेंट, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, ड्रग रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया, ठीक है। कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने कट कराया, लाइगेज से जोड़ा और हमें मिल गया रिकॉम्बिनेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था, जिन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट जीन को एक प्लाज्मिड से जोड़ा, जो प्लाज्मिड कहां से आइसोलेट किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इतना ही नहीं, इन भाइयों ने, इन दोनों साइंटिस्टों ने इस रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन कहां कर दिया, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई को पकड़ लिया, उसके अंदर डाल दिया, ई कोलाई के अंदर। जब ई कोलाई के अंदर चला गया, समझना, ई कोलाई के अंदर ये चला गया तब, और क्या चला गया साथ में, ड्रग रेजिस्टेंट जीन, यस। अब वो नॉर्मल इकोलाई नहीं था, अब वो ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई बन चुका है, खूंखार हो चुका है, क्योंकि इकोलाई में ड्रग रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। पर अब ये इकोलाई नॉर्मल इकोलाई नहीं है, ये क्या है, इकोलाई। कैसा हो गया, ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई। ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई, क्लियर है बिल्कुल। तो ये इन दोनों ने मिलकर के एक नॉर्मल इकोलाई को बग इकोलाई बना दिया। बग समझते हो, घातक, खूंखार, आदमखोर। तो एक नॉर्मल इकोलाई को एक बग इकोलाई में कन्वर्ट कर दिया, किन्होंने, ठीक है, स्टैनले कोहिन और हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है। हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन ने मिलकर के। तो ये क्वेश्चन पूछा था, पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट किसने बनाया, बनाने के लिए कौन सा जीन यूज किया था, कहां से प्लाज्मिड आइसोलेट किया, और एक नॉर्मल इकोलाई को एक बग इकोलाई, एक ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कब किया था ये तो पूछते ही हैं, 1972, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1972, 1972 में ये काम दोनों ने मिलके किया, जो एनसीईआरटी के इंट्रो में मेंशन है, क्लियर है बिल्कुल। तो एक बात क्लियर होगी, बेसिक समझ में आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्लियर है। अब बात करते हैं, अगर मुझे बायोटेक्नोलॉजी का काम करना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए, तुम बताओ। टूल्स चाहिए मुझे। टूल्स में क्या चाहिए, डीएनए को कट करने वाले और जोड़ने वाले, ठीक है, और डीएनए को एम्पलीफाई करने वाले एंजाइम, डीएनए कटिंग, डीएनए एडिंग, ठीक है, एडेशन, और डीएनए के एम्पलीफिकेशन वाले एंजाइम, ये चाहिए टूल्स के अंदर मुझे। और क्या चाहिए मुझे, एक वेक्टर भी चाहिए, एक वेक्टर भी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, एक होस्ट चाहिए, जिसमें मैं वेक्टर में जीन को बिठा करके होस्ट में ट्रांसफर करके अपने डिजायर प्रोडक्ट को ले पाऊं। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, समझे। अगर ये मिल गए तो काम बन जाएगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी बोलती है कि टूल्स में हमें चाहिए डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, टूल्स में हमें चाहिए वेक्टर, और टूल्स में चाहिए हमें होस्ट। अगर ये तीन चीजें आपको मिल जाएंगी तो आप एक अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हो। समझे मेरी बात, ओके चलो। अब मैं बात करता हूं डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम। तो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम के अंदर, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम के अंदर सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एक तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर है, समझ रहे हो, हाँ, मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची, तेज धारदार कैंची, इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर, लाइक दैट। आप कह सकते हो कुछ इस तरीके से, ये ये ये, दिस इज अ मॉलिक्यूलर सीजर। ये क्या है, एक तेज धारदार कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। ये करती क्या है, ये डीएनए को कट करने का काम करती है, कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। और किस बॉन्ड को कट करती है, ठीक है, तो ये कट करती है, ये किसको कट करेगी, कट फॉस्फो एस्टर बॉन्ड।
एक बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोएस्टर, और डीएनए में मानी अगर ध्यान से देखोगे एक फॉस्फेट दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसको फॉस्फोडाइएस्टर भी बोल देते हैं, बट सिंगल बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कट फॉस्फोएस्टर एस्टर बॉन्ड कहां होता है सर? ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड समझाता हूं मैं। जैसे मान लो ये फॉस्फेट है डीएनए के अंदर, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, सिंगल स्टैंड की बात कर रहा हूं। आप जानते हो फॉस्फेट किससे जुड़ा होता है? फॉस्फेट जुड़ा होता है सुगर से, फॉस्फेट जुड़ा होता है सुगर से। फॉस्फेट सुगर किसके थ्रू जुड़े होते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर बिल्कुल। और ये भी आप जानते हो यहां सुगर जुड़ी होती है नाइट्रोजनस बेस से, जैसे एडेनोसिन, जैसे गुआनोसिन, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब है ना तीन चीजें होती है, वो न्यूक्लियोटाइड है, समझना। जिसमें तीन चीजें होंगी वो न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, समझना मेरी बात, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक सिंगल पॉलीपेप, सिंगल, ठीक है, जैसे डबल हेलिक्स की सिंगल हेलिक्स बनाते हैं डीएनए का या आरएनए का, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये कैंची किसको कट करेगी? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करती है। ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल पढ़ाते भी हैं इसका, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, सुगर और फॉस्फेट के बीच में, ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड मिलता है। इट इज अ बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसी बैकबोन को तोड़ने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर। और अगर मैं मॉलिक्यूलर ग्लू की बात करूं, ठीक है, अच्छा, एक डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज कौन सा यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए? यहां यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज, डी एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट। ऑलवेज ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड को हम यूज नहीं करते यहां पर, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू मतलब गम, मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है यहां पर? मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है यहां पर? T4 लाइगेज, T4 लाइगेज। T4 लाइगेज क्यों कहते हैं उसको? ठीक है, क्योंकि T4 बैक्टीरियोफाज से हमने उसको निकाला है, आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज। आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज, आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज। हमने इसको T4 बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट किया है, ठीक है, T4 लाइगेज को। क्लियर है बिल्कुल। लाइगेज का मतलब है जोड़ने का काम करता है, वो T4 लाइगेज है। लाइगेज का मतलब है जोड़ने का काम करता है, वो T4 लाइगेज है। कहां से आइसोलेट किया? आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। किसको जोड़ने का काम करता है, किसका लाइगेशन करता है? ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, लाइगेशन ऑफ, लाइगेशन किसका करता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का लाइगेशन करता है T4 लाइगेज। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना बिल्कुल। तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ग्लू T4 लाइगेज है जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ता है, जबकि ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करता है, ठीक है। जिसमें डिटेल्ड हमें किसके बारे में पढ़ना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एनसीईआरटी ने इसका पूरा डिटेल दिया है। इसी मात्र रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे आपको, मात्र रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। क्लियर है? इसको समझाता हूं कैसे इसको डिस्कवर किया, कहां से डिस्कवर किया, कौन सा था, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, इसका साइट ऑफ एक्शन किस तरीके से है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा अभी, ठीक है। चलो, फिर वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर में मॉलिक्यूलर व्हीकल पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होते हैं? इट इज अ मॉलिक्यूलर व्हीकल जो आपके डीएनए को बिठा करके होस्ट में लेकर के जाते हैं। फिर मैं होस्ट पढ़ाऊंगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये कल पढ़ाऊंगा। आज मैं वेक्टर तक पूरा खत्म करा दूंगा, मैक्सिमम चैप्टर यहां तक समेट जाता है, ठीक है, मैक्सिमम। फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म और प्रोसेस छोटा सा पार्ट है जो कल 1.5 घंटे में मैं आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर व्हीकल की बात चल रही है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आ जाओ।
तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात कर लूं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो एक एनसीईआरटी कुछ लाइन मैंने डाल दी है, ठीक है, कुछ मैंने एडिशनल पॉइंट डाल दिए हैं तो डिस्कवरी को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, अर्बर साहब, यस। अर्बर ने 1963 में अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर के एक पॉस्टुलेट दिया, ठीक है। वो पॉस्टुलेट क्या था समझाता हूं मैं, बस दो चार बातें ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया था अर्बर साहब ने 1963 में। इन्होंने क्या पॉस्टुलेट दिया, इन्होंने बताया कि दो केस होते हैं। भाई पहले केस में तो आप जानते होंगे कि एक बैक्टीरियोफाज होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। समझना, मानो ये बैक्टीरिया है, समझना, मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर अटैक होता है किसी वायरस का, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस। मान लो मैं ऐसा दिखा देता हूं बना करके, समझ जाओगे आप। ये बैक्टीरियोफाज वायरस है। ये वायरस क्या काम करेगा, बैक्टीरियोफाज वायरस, ये वायरस डीएनए को उठा करके ये अंदर इंसर्ट कर देता है, अपने जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको इंसर्ट कर दिया। और नो डाउट आप जानते हो बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है ना, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल तो उसके पास हो गई। अब इसका खुद का जेनेटिक, ये यहां दिखा देता हूं ये ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये डीएनए आकर के इसके साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, यहां पर आके जुड़ गया। जुड़ने से क्या होगा, जुड़ने से क्या होगा, ये अपनी प्रोटीन बना लेगा बहुत सारी, ये प्रोटीन बनाना चालू कर देगा, इसके आरएनए बनेगा, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बन जाएंगे, प्रोटीन का मतलब है ढेर सारे यहां पर बैक्टीरियोफाज बन जाएंगे। इतना ही नहीं बन जाएंगे, ये इस बैक्टीरिया को मार देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, और फिर बाहर निकल जाएंगे। ये निकल गए, निकल गए, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कई केसों में ये बैक्टीरिया, ई कोलाई दिखा देता हूं मैं, ई कोलाई है, ई कोलाई। मैक्सिमम केसों में जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, वायरस होता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है। पर कई केस ऐसे भी होते हैं जब ये बैक्टीरियोफाज वायरस इस बैक्टीरिया को मारता नहीं है, मार नहीं पाता। वो क्या केस है, अब देखो, सेकंड केस। ये मान लो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, ये है। अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी इसके पास है, समझना मेरी बात। अब जब भी वायरस इसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरियोफाज वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा, समझना, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालेगा, ये एंटर कर अंदर जाते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भाई कौन है जो इसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, कौन है जो इसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तो यहां पर एक सीजर है, कैंची। समझना, यहां पर क्या है, तेज धारदार कैंची जो उसके टुकड़े टुकड़े कर रही है, किसके, डीएनए के। समझ रहे हो, मैं कैंची दिखा दी है, ये काटती जा रही है, अंदर तू भेज, मैं काटती हूं, ये काटती जा रही है, और टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जब डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए या आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा अंदर, बैक्टीरिया बच गया, ई कोलाई बच गया, समझना, बच गया ये, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कैंची, इसके पास आंखें तो है नहीं कि ये अपना डीएनए है वो पराया डीएनए, अपने को छोड़ेंगे पराये को मारेंगे, समझना। तो आखिर ये वायरस के या बैक्टीरियोफाज के डीएनए या आरएनए के टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, पर अपने डीएनए के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाते। ऐसा क्या, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ये मॉलिक्यूलर जो सीजर दिखा रहा हूं ना, मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब है ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है।
ठीक है, ये डीएनए के कट करता है, किस डीएनए के, ठीक है, ऐसे डीएनए जिनका मिथाइलेशन ना हो, ये कट करता है नॉन मिथाइलेटेड, नॉन मिथाइलेटेड डीएनए या आरएनए, जिसका मिथाइलेशन नहीं है उसको कट कर देगा, वही किया। अच्छा, तो अपने डीएनए का क्या मिथाइलेशन होता है? यस, इसके लिए भी एक एंजाइम होता है, इसके लिए भी यहां पर एक एंजाइम होता है, मैं स्टार बना के दिखा रहा हूं उस एंजाइम को, ऐसे ऐसे ऐसे, एक एंजाइम होता है, इसके लिए भी यहां पर एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है मिथाइलेज। क्या नाम है इसका? मिथाइलेज। मिथाइलेज एंजाइम, मिथाइलेज एंजाइम, ये मिथाइलेज क्या काम करता है? ये मिथाइलेज अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है। अच्छा, अपने डीएनए का मिथाइलेशन होने का मतलब है, देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया CH3, मिथाइलेशन कर दिया CH3, CH3, CH3। तो जब भी भाई अपने डीएनए को बचाने के लिए इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसने क्या कर दिया? अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर दिया, ठीक है। यानी क्या काम करेगा? मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ डीएनए ऑब्लिक आरएनए, भाई अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देगा, और जो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए बाहर से आएगा ये इसको उड़ा देगा। समझे? ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिली। हाँ, यहां पर इनके जो स्टूडेंट थे इन्होंने कहा कई बैक्टीरिया के पास एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, उनके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या मिथाइलेज नाम के एंजाइम होते हैं जो अपनी डीएनए का मिथाइलेशन कर देते हैं, और नॉन मिथाइलेटेड डीएनए जब बाहर से अंदर आता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अच्छा, ये पॉस्टुलेट दिया था किसने? आप बोलोगे अरबर साहब ने। कब दिया था? 1963 में दिया था। चलो, ये एक आइडिया लगा। बाद में जाकर के फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहला ट्रू का मतलब एकदम बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में, फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट हुआ था 1970 में, ठीक है। और किसने किया था? नाथन और हैमिल्टन स्मिथ, नाथन और स्मिथ ने इसको आइसोलेट किया था। तो समझ में आ गया। और फिर भाई इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया, इन्होंने पहले बताया कि भाई कोई एंजाइम होता है, इन्होंने उसको, ठीक है, ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया 1970 में। तब जाकर के, क्योंकि इनका भी रोल था भाई, ये नहीं बताते तो ये आइसोलेट भी नहीं कर पाते, सब डिस्कवर भी नहीं कर पाते। समझ में आया? तो इनने तो बहुत बड़ा रोल था अरबर साहब ने। तो अरबर, नाथन और स्मिथ तीनों को मेडिसिन के अंदर, समझना, इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर 1978 में, ठीक है। समझ रहे हो? 1978 में तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ऑल थ्री, तीनों साइंटिस्टों को। क्लियर बिल्कुल? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, मतलब कैसे पता चला यार, कैसे क्या होता है। फिर जो मैंने अभी बताया ना, ये मैंने बता ही दिया है कि 1963 में, ये मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, ठीक है। दो एंजाइम, ठीक है, जो थे रिस्पॉन्सिबल थे रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई, ठीक है, ये आइसोलेट हुए। ऑफ वन ऑफ दीज एडिड, इसमें एक क्या करता था? वन ऑफ दीज, इन दो में से एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था डीएनए डीएनए के ऊपर, इसका नाम था मिथाइलेज। जबकि अदर क्या करता था? कट करता था डीएनए को, जिसका नाम क्या रखा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो इन दो के बारे में हमें पता चल गया। समझ में आया? इसको मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया इसको, अरबर साहब की बात को, ठीक है। तो यहां तक डिस्कवरी वाली बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियेज, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियेज। जो डीएनए और आरएनए को कट करते हैं वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आर टू टाइप, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो डीएनए को बाहर से कट करते हैं, मानो डीएनए है ये,
जो डीएनए को बाहर से कट करेगा, बाहर से कट करेगा, वो एक्सोन्यूक्लियस है। बाहर से कट करने का मतलब मानो ये डीएनए था, बीच में से कट नहीं किया, मैंने इसको बाहर से कट किया, बाहर से कट किया, बाहर से कट करता जा रहा हूं, ठीक है, आउटसाइड से कट कर रहा हूं, बाहर से कट कर रहा हूं, यहां से कट कर रहा हूं, तो एक्सोन्यूक्लियस हो गए। जबकि आप एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से कट करते हैं। समझो मोतियों की माला है, आप बाहर से एक एक मोती निकाल रहे हो, वो एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है। आपने माला को बीच में से तोड़ दिया, वो एंडोन्यूक्लियस है। सिंपल सी बात, क्लियर है बिल्कुल, ये एंडोन्यूक्लियस हो गया, बीच में से तोड़ रहे हो आप माला को। तो दो टाइप के एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस भी कई टाइप की होते हैं, जिसमें दो टाइप अगर आप याद कर लो तो काम बन जाएगा, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ये बहुत चीजों में हेल्प करेगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, किताबों में नहीं है, बट मैं ऐड करा देता हूं, टाइप 1 और टाइप 2, क्योंकि ये काफी चीजों में हेल्प करेगा, काफी कंसेप्ट को क्लियर करने में। एंडोन्यूक्लियस आर टू टाइप, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 की अगर बात करते हैं तो उनकी 3 यूनिट होती हैं, हाँ बेटा। और टाइप 2 की बात करते हैं तो इनकी 2 ही यूनिट होती हैं। टाइप 1 की बात करते हैं तो इनकी एक्टिविटी के लिए हमें मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि टाइप 2 की बात करूंगा तो उसकी एक्टिविटी के लिए हमें ओनली और ओनली मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको, समझे? हाँ चलो ठीक है, समझे। तो अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो समझ में तो आ गया, जो मैंने बोला है इतना ही बस ध्यान रखना है। टाइप 1 के अंदर कितनी यूनिट होती है? 3 यूनिट होती है। कितनी यूनिट? 3 यूनिट। 3 यूनिट के मिलने से बनता है टाइप 1। जबकि टाइप 2 जो है वो 2 यूनिट के मिलने से बनता है। टू यूनिट के मिलने से बनता है। अब समझना, इसमें 3 यूनिट होती है ना, इनके अलग अलग काम होते हैं। एक क्या काम करती है समझो, 3 यूनिट है, तीनों के अलग अलग काम है, मैं लिख देता हूं यहां पर। यहां 2 यूनिट है, इन दोनों के काम लिख देता हूं एक साथ, समझना। पहले टाइप 1 को एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा यहां पर, इसकी एक्टिविटी के लिए, इसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एटीपी चाहिए, एटीपी, ये मुश्किल है, कहां से दोगे एटीपी बाहर? जबकि इसकी एक्टिविटी के लिए ओनली मैग्नीशियम आयन चाहिए, एटीपी नहीं चाहिए, विदाउट एटीपी काम करते हैं। अच्छा 3 यूनिट होती हैं भैया, एंजाइम है, ये क्या काम करेगा, ठीक है, डीएनए के ऊपर चलेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे कहां कट करना है, या डीएनए को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना जानता है ये एंजाइम, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेशन, एक यूनिट क्या काम करेगी, रिकॉग्नाइजेशन। एक यूनिट क्या काम करेगी, रिकॉग्नाइजेशन, पहचानेगी, आइडेंटिफाई करेगी डीएनए को, समझ, आइडेंटिफाई करेगी। एक यूनिट क्या काम करेगी, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन। जबकि एक यूनिट क्या करेगी, कट करेगी, पर रैंडमली, कट द डीएनए रैंडमली। ये बेकार का काम है भाई, रैंडमली क्यों कट कर रहा है भाई, स्पेसिफिक साइट पर कट करता तो काम का भी होता, ठीक है, पर हम इसको टेस्ट ट्यूब में काम नहीं ले सकते थे क्योंकि एटीपी यूज करता है, और टेस्ट ट्यूब में एटीपी कहां से लेकर के आओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने यूज नहीं किए बायोटेक में। क्यों? एक तो मैं एंडोन्यूक्लियस चाहिए थे जो अंदर से कट करें, पर हमें ऐसे चाहिए जो स्पेसिफिक साइट पर कट करे, और टेस्ट ट्यूब में भी आप यूज कर पाओ उसको, यानी एटीपी यूज ना करे। तो यहाँ तो एटीपी यूज हो रही है और रैंडमली कट कर रहा है, दोनों ही हमारे लिए बेकार पॉइंट है भाई। एक तो ये रैंडमली कट कर रहा है, रैंडमली कट कर देगा तो बेकार है ना, हम चाहते हैं वहीं कट करे, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाएगा। और एटीपी यूज कर रहा है तो ये भी हमारे लिए प्रॉपर्टी बेकार होगी, तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज ही नहीं करते, ठीक है। समझना मेरी बात। जबकि इसकी बात करता हूं तो यहां पर एटीपी यूज नहीं होती, यहां ओनली मैग्नीशियम आयन यूज होते हैं। इसकी एक यूनिट तो रिकॉग्नाइज कर लेती है, रिकॉग्नाइजेशन।
मिथाइलेशन नहीं करें, हमें चाहिए नहीं, मिथाइलेशन की जरूरत ही नहीं है, टेस्ट में मिथाइलेशन क्यों करेंगे, तो लिविंग सेल में मिथाइलेशन की जरूरत है, हमें तो कट चाहिए, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, समझे, हाँ डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, ठीक है, या रिस्ट्रिक्टेड साइट भी कह सकते हो। बस इसी को हमने यूज किया, क्योंकि यहां पर ये मिल गई प्रॉपर्टी, एटीपी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसी को हमने यूज किया, यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसीलिए हमने इसको कहां यूज किया, यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, आरडीटी में हमने इसी को यूज किया टाइप 2 को। तो ध्यान रखना, तुम जितना भी पढ़ोगे ना आगे, टाइप 2 पढ़ोगे, टाइप 1 नहीं पढ़ोगे, ठीक है, टाइप 1 आपके काम की ही नहीं है, तभी तो टाइप 1 पहले आइसोलेट हुआ था, पर हम किसको नाम देते हैं भाई, हिंद 2 को कहते हैं पहला आइसोलेटेड एंजाइम, हिंद 2, पर पहला कौन सा आइसोलेटेड, टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 2, हिंद 2 था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखने वाली है टाइप 2, हम इसको यूज करते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यानी ये समझ में आ गया कि इनकी खोज कैसे हुई, इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है, कौन से हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हम बात करेंगे, हाँ एक एनसीईआरटी की लाइन है कि एक बैक्टीरिया से आप कई टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट कर सकते हो, यस, अब तक लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुके हैं, लगभग 230 प्रकार की, या स्ट्रेन कह सकते हो बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, तो अब तक लगभग मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप आइसोलेट कर चुके हो, ठीक, किससे आइसोलेट कर चुके हो, ठीक है, फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लगभग इतने स्ट्रेन से आप 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट कर चुके हो, ये अपने में एक बहुत बड़ा डेटा है, समझे, हाँ अपने में एक बहुत बड़ा डेटा है, हल्के में मत लेना उसको। आई आई जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लेना, एकदम चीजें कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया सर, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कहानी क्या है। अब बात आती है कि ये कट कहां करते हैं, ये एंजाइम जो भी हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ना, कि कट द स्पेसिफिक साइट, रिस्ट्रिक्टेड साइट, उनको क्या कहते हैं, उन साइट को रिकॉग्नाइजिंग साइट, इनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजिंग साइट्स, ठीक है, तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, इसको आप रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हो, रिस्ट्रिक्शन साइट ही बोल सकते हो, ठीक है, जो लगभग, ध्यान रखना, 4 से लेकर के 4 to 6 बेस पेयर की होती है, 4 5 6 तक बेस पेयर हो सकते हैं, समझे, हाँ 4 to मोस्टली 6, वैसे 8 भी हो जाते हैं, ठीक है, यस, समझे, हाँ, तो लगभग लगभग 4 to 6 बेस पेयर की ये साइट हो सकती है, मोस्टली केस में तो आपको 8 बेस पेयर ही, मतलब 6 ही मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली केस में 6 मिलेंगे, पर किसी किसी केस में 8 भी होते हैं, मैं लिख ही दे रहा हूँ पूरा, 4 to 8 बेस पेयर, लगभग इतने बेस पेयर से मिलके बनी हुई एक सीक्वेंस होती है, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक क्यों कहते हैं इसको, पैलिंड्रोमिक का मतलब है उल्टी सीधी एक समान, जैसे मानो एक डीएनए है, समझना, ऐसे समझ में आएगा आपको, मान लो एक डीएनए है, मैं तुमसे कहूं इस डीएनए के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सी होगी, मानो यहां पर ग्वानिन है, तो यहां पर क्या होगा, एडेनिन, जैसे मानो मैं ऐसे लेके चलता हूं, G T T
ए ए सी, ठीक है। ये 5 प्राइम है, तो ये क्या होगा, 3 प्राइम होगा। अब दूसरे स्टैंड पे आ जाओ, दूसरे स्टैंड पे उल्टा कर दो, ये 3 प्राइम इधर होगा, तो जी के आगे क्या होगा, सी, ए ए टी टी जी। उल्टा नहीं हो गया, समझे? तो इस सीक्वेंस को अगर मैं कट करके दिखाना चाहूं आपको, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहां पर कट लगाएगा ये। इसको अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूं, समझना, जैसे 5 प्राइम जी टी टी ए सी 3 प्राइम, ठीक है। अब इधर करूंगा 3 प्राइम सी ए टी टी जी 5 प्राइम। अब देखो पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है उल्टे सीधे एक समान, ऐसे पढ़ो इनको या ऐसे पढ़ो इनको, जी टी टी ए सी, जी टी टी ए सी, क्लियर है बिल्कुल। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। ये लगभग 4 बेस पेयर के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, ये 6 बेस पेयर का है, ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, जी टी टी ए सी, जी टी टी ए सी। तो इसी तरीके की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंजाइम, ढूंढते हैं कहां है मेरी बेस सीक्वेंस, जहां पर उनको उनका सीक्वेंस मिल जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा, वहीं पर वो कट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके के एंजाइम होते हैं ये, यस, समझ में आ गया? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है रिस्ट्रिक्शन साइट, जो 4 से लेकर के 8 बेस पेयर की हो सकती है, वहां पर ये कट लगाते हैं। आई, जैसे मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं, एग्जांपल, एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि HIND, हिंद 2, ये पहला फर्स्ट फर्स्ट आइसोलेटेड डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस था, पर टाइप 2, टाइप 1 नहीं, टाइप 2 पहला डिस्कवर एंजाइम था, ठीक है। ये कहां पर कट लगाएगा, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और यूज कर लो, दो भी, दो ही याद रखने हैं आपको, ई को आर फर्स्ट, ये कहां पर कट लगाएगा, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होगी, ठीक है। समझो, ये फर्स्ट डिस्कवर जो एंजाइम था, ये था फर्स्ट डिस्कवर, फर्स्ट हिंद 2, ठीक है। हाँ, तो ये कहां पर कट लगाता है, हिंद 2, ध्यान रखना, इसकी सीक्वेंस क्या होगी, जी टी टी ए सी, सी ए टी टी जी, समझ गए? 6 बेस पेयर की सीक्वेंस है, इधर 5 प्राइम लिख दो तो इधर 3 प्राइम आ जाएगा, इधर 5 प्राइम लिख दो तो इधर 3 प्राइम आ जाएगा, यहां पर कट लगाएगा, याद रखनी पड़ेगी, डी टी टी ए सी। जबकि इसकी सीक्वेंस क्या होगी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, समझना, जी ए टी टी सी, बस इनका एक्सचेंज कर दिया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यानी सी टी टी ए जी, ओनली अंतर किसका है, और कैसे याद रखोगे, ट्रिक बता देता हूं मैं, ट्रिक बता देता हूं मैं, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, जिसमें टीटी पहले आएगा, टीटी, ट्रेन में टीटी होता है ना, टीटी पहले आया, तो टीटी पहले आया, उसमें आया जो एंजाइम सबसे पहले दुनिया में आया, डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो टीटी पहले आया, हिंद 2 में टीटी पहले आएगा, ठीक है। हिंद 2 में टीटी पहले आएगा और इको आर्बर में टीटी बाद में आएगा, तो 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, यहां पर भी 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। दो सीक्वेंस आपको याद रखने पड़ेंगे, तो टीटी पहले आया, हिंद 2 पहले आया, इको R1 में टीटी बाद में आएगा, क्लियर, बिल्कुल ऐसे आपको याद रहेगा। तो दो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, बोथ आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, उल्टी सीधे एक समान पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इनको रिस्ट्रिक्शन साइड, क्लोनिंग साइड, समझ रहे हो, या पैलिंड्रोमिक साइड भी बोल सकते हो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? अब बात आती है, सर समझ में आ गया, सर ये बताओ ये क्या है, ठीक है, इको R1 हिंद 2, ये क्या है सर? सर इको R1 और हिंद 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, जैसे नॉमेनक्लेचर, जब भी, जैसे मानो इको R1 की बात कर रहा हूं, इको R1 की बात कर लेते हैं,
ई ई ई जो कैपिटल लेटर आता है ना स्टार्टिंग में, जैसे हिंद टू में, जैसे हिंद टू में पहले क्या आएगा, एच, एच कैपिटल आ गया। तो जो कैपिटल पहला टर्म आता है वो जीनस होती है, जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं इस एंजाइम को उसकी जीनस होती है। ठीक है, क्लियर है। जैसे इश्रेशिया कोलाई से आइसोलेट करोगे इस एंजाइम को, कहां से आइसोलेट करोगे, बैक्टीरिया है इश्रेशिया कोलाई, इश्रेशिया कोलाई, इससे आइसोलेट करेंगे। तो इश्रेशिया का ई जीनस हमने पहले निकाल लिया, समझ में आया, हाँ। और कोलाई इसकी स्पीसीज है, उसका हम आगे के दो टर्म लेंगे, सीओ, सीओ कोलाई, ये स्पीसीज हो गई। ठीक है, अब आर हमने क्या उठाया, इसका स्ट्रेन, स्ट्रेन का हमने पहले उठा लिया आर, आर इसका स्ट्रेन हो गया। ठीक है, R1, इको R1 ये पहला एंजाइम था जो इस्ट्रेशिया कोलाई से निकाला गया था, इसलिए इसको इको R1 बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, इको R1 पहला कैपिटल लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ देम जीनस। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इसकी स्पीसीज। ठीक है, इको आर, आर क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन, आर क्या है, स्ट्रेन जिससे उसको आपने डिस्कवर निकाला है। ठीक है, स्ट्रेन। और रोमन नंबर होते हैं आगे, वो क्या है, एक तरीके से ऑर्डर इन विच द एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है, जैसे ये तो लिख ही दिया इसका, जैसे हिंद टू, HIND, हिंद टू, इसका मतलब क्या है भाई, एच क्या होगा, जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं, जैसे हीमोफ्लस। ठीक है, जैसे मानो, हाँ, जैसे एक बैक्टीरिया होता है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, सुना होगा आपने, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, डी क्या होगा, स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। किस ऑर्डर में आपने इसको आइसोलेट किया है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, हाँ, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो हिंद टू कहां से आइसोलेट हुआ, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से हुआ। इको R1 कहां से हुआ, स्ट्रेशिया कोलाई से हुआ। अब समझ में आ गए होंगे। तो जब भी हम किसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो उसमें पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज। ठीक है, आगे जाकर के जो भी होगा वो स्ट्रेन होगा, और जो रोमन टर्म में 1 2 3 लिखे होंगे वो इट इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन एट दैट स्ट्रेन। तो नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई डाउट है नहीं। अच्छा, वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वर्किंग भी समझा देता हूं। जैसे मानो एग्जांपल में भी दो ही ले लेते हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक तो सिलेबस में आपके क्या है, ई को R1, ई को R1 सिलेबस में है। एक सिलेबस में आपका हिंद टू, HIND, हिंद टू, ये भी सिलेबस में आपके है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इको R1 और हिंद टू, समझना ये कैसे कट करते हैं। तो पहले रिस्ट्रिक्शन साइड, इनकी साइड तो बताई होगी ना आपको, अभी बताया था मैंने। जैसे इसमें तो TT पहले आएगा, इसमें TT बाद में आएगा, GAA, TT बाद में आएगा, TTC, उल्टा कर दो, CTTAAG, ये इसकी सीक्वेंस है, समझना। इसकी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। TT पहले कर दो, उसके अंदर GTTAAC कर दो, यहां पर CAATTG। कोई डाउट, सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस आपको याद हो गई होंगी। इको R1 कट कहां लगाता है, ये सेंटर से थोड़ा हट के, सेंटर में कट नहीं लगाएगा, सेंटर से थोड़ा हट के कट लगाएगा, यहां कट लगाएगा ग्वानिन एडेनिन के बीच में, और यहां भी कट लगाएगा ग्वानिन एडेनिन के बीच में, यानी दोनों स्ट्रैंड में कट लगाएगा सेंटर से थोड़ा हट के। यानी जो कट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, ऐसे कट लगाएगा, जिग जैग। जबकि हिंद टू ब्लंट एंड बनाता, सीधा बीच में से कट लगाता, ये बीच में से ऐसे, ऐसे स्ट्रेट कट लगा देगा बीच में से, ऐसे यहां पर स्ट्रेट कट लगा देगा। कट लगाने के बाद जो हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे मानो G,
सी से जुड़ा होगा, टी टी ए ए, यहाँ क्या हो गया, ए ए टी टी सी जी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। इनके हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हैं, मतलब अभी फ्री फॉर्म में है। क्लियर है बिल्कुल। ये एक स्टैंड हो गया, ये एक स्टैंड हो गया। इस तरीके से कट लगा दिया, जिग जैक कट टाइप का, ठीक है, सेंटर से थोड़ा हट के। जबकि यहां बिल्कुल सेंटर में कट लगेगा, जैसे मानो जी टी टी ए ए सी, सी ए ए टी टी जी, एकदम बीच में से कट लगा, यानी ये टुकड़ा अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया। इसको ब्लंट एंड बोलते हैं, इनके कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नहीं है, क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड। ब्लंट एंड मिलेंगे यहां पर आपको। हाँ बेटा, एकदम ब्लंट, ब्लंट का मतलब है बिल्कुल मोथरे। हाँ, जबकि यहां स्टिकी एंड मिलेंगे। स्टिकी क्यों बोला, स्टिकी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो यहाँ फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये चिपक जाएंगे दोबारा तुरंत, यहाँ फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर स्टिकी एंड बनता है, यहाँ पर ब्लंट एंड बनता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो दो तरीके के एंजाइम कट लगा सकते हैं, स्टिकी एंड बना सकते हैं, सेंटर से थोड़ा हट के कट लगा करके, ठीक सेंटर में कट लगा करके ब्लंट एंड बना सकते हैं। तो दो ही एंजाइम है, दोनों की मैकेनिज्म भी दो अलग अलग तरीके से, और दो ही मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो वर्किंग समझ में आ गई, स्टिकी एंड बन सकते हैं या ब्लंट एंड बन सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा दो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी बता रही है यहां पर कि भाई ये एक अलग डीएनए, ये एक अलग डीएनए, ये डीएनए अलग है, समझना, और वो डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग ही है। इन दोनों डीएनए को कट करने के लिए मैं सेम एंजाइम यूज कर रहा हूं, इको आर1। कौन सा एंजाइम यूज कर रहा हूं, इको आर1, इको आर1। इको आर1 आप जानते हो कहां कट लगाएगा, एडेनिन और ग्वानिन के बीच में। सेम इसमें भी एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कट लगाएगा, ठीक। कट लगाने के बाद देखो कुछ ऐसे स्टिकी एंड मिलेंगे, यानी ये एडेनिन अपने आप बाइंड कर जाएगा थायमिन से, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है ना, ये इससे बाइंड कर जाएगा बिना किसी की हेल्प की, क्योंकि स्टिकी एंड है, फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बाइंड कर गया, बाइंड करके बन गया रिकॉम्बिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, बन गया रिकॉम्बिनेंट। बन गया रिकॉम्बिनेंट। तो ये एनसीईआरटी ने ये बताने की कोशिश की है कि समझ रहे हो, स्टिकी एंड आपस में खुद चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं स्टिकी एंड। या एनसीईआरटी ने वो जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बताने की कोशिश की है कि भाई एक डीएनए ले लो, एक प्लाज्मिड ले लो, दोनों को कट करने के लिए सेम एंजाइम यूज करोगे, अलग अलग नहीं, सेम एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, सेम रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, सेम एक ही जैसा यूज करोगे, इसी से आप इसको कट करोगे, इसी से आप इसको कट करोगे, तो दोनों के स्टिकी एंड सेम बनेंगे, ठीक है। लाइगेज की हेल्प से आप क्या कर लोगे, जोड़ दोगे इसको, बन गया रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन, बन गया ट्रांसफॉर्मेंट, सिंपल। क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट, यानी ये हमारा एक पार्ट बिल्कुल क्लियर, बेसिक से करा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से समझ में आएगा। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर समझ में नहीं आया और मतलब आप फास्ट कराया, मतलब बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ क्वेश्चन 13 बनेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को मैं 2 लेक्चर देने वाला हूँ, एक आज और एक कल, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा कल, क्योंकि ये यूट्यूब पर ग्लिच क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। और सीरीज पूरी करनी है टाइमली, ठीक है। बायोटेक के बाद मेरा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, इवोल्यूशन, ये सीरीज हमारी 12th वाली कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, चलो यहां तक कोई डाउट। फिर पूरी दम लगाएंगे टारगेट बायो 360 पर, ठीक है, जबरदस्त तरीके का, ठीक है, जबरदस्त अल्टीमेट दम लगेगा, लगातार टेस्ट, लगातार असाइनमेंट, लगातार जबरदस्त थ्योरी, और थ्योरी के संग कुछ एक नया चीज लेकर के आ रहा हूं, जो तुम्हें बताया भी था ना मैंने, कि एक पैरा पढ़ा है, उस पैरा का वो डेटा जो तुम भूल जाते हो, वो मैं एक अलग स्लाइड में पूरे लेक्चर का डेटा कन्वर्ट करूंगा, ठीक है,
एक अल्टीमेट वे में। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला मैंने बताया क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद क्या पढ़ना है आपको, क्लोनिंग वेक्टर। आज का टारगेट क्लोनिंग वेक्टर है, ध्यान रखना। यस, अगला आधा पौना घंटा क्लोनिंग वेक्टर का होने वाला है, जिस पर नीट में इस साल जो क्वेश्चन आया था मैक्सिमम बच्चा छोड़ करके आया है। हाँ, मतलब खतरनाक लेवल का क्वेश्चन था, समझे। हाँ, खतरनाक लेवल क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चा इसको छोड़ के भी आया है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। हाँ बेटा, एक मिनट रुको। हाँ, मैं बात कर रहा था क्लोनिंग वेक्टर की, ठीक है। तो अगर क्लोनिंग वेक्टर की हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात है, क्लोनिंग वेक्टर क्या क्या हो सकता है सुन लो। क्लोनिंग वेक्टर में प्लाज्मिड हो सकते हैं और बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं। भाई क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो होस्ट में जाकर के या तो उस होस्ट के मेन क्रोमोसोम से जुड़ जाए, अगर खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाता तो मेन क्रोमोसोम से जुड़ जाए, ठीक है। अगर खुद रेप्लिकेट कर लेता है तो मेन क्रोमोसोम से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, जैसे प्लाज्मिड, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। और बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है वो मेन क्रोमोसोम के साथ जुड़ करके अपनी प्रोटीन बना लेता है, हमें ये तो चाहिए। तो हम दोनों को वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, और जिनके अपने अपने कॉपी नंबर होते हैं, यानी प्लाज्मिड के भी अपने कॉपी नंबर होते हैं। कॉपी नंबर का मतलब है, यानी अगर एंटर कर गया तो अपनी, किसी का कॉपी नंबर 5 है तो 5 कॉपी बनाएगा, किसी का कॉपी नंबर 100 है तो 100 कॉपी बना लेगा। ऐसी बैक्टीरियोफाज का कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, समझे। हाँ, तो ये हम क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में क्या क्या, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक वेक्टर की मेन प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है उसके पास अपनी खुद की ओ आर आई, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन हो, बहुत बढ़िया। अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है ना, तो किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खुद का अपना ओ आर आई, ओ आर आई सर क्या होता है समझो, जैसे मानो डीएनए है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है डीएनए में रेप्लिकेशन से पहले। तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है ना, क्यों बन जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि यहां पर एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन 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 थाइमिन, यानी यहां पर एडेनिन थाइमिन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। और एडेनिन थाइमिन के बीच में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो मजबूत कौन हुआ, ग्वानिन साइटोसिन, कमजोर कौन हुआ, एडेनिन थाइमिन। तो इजीली यहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, यस, जहां पर सारे प्रोटीन या एंजाइम आकर के लोड होते हैं और इसकी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। क्लियर है, तो ओआरआई साइट अपनी खुद की होनी चाहिए इनके पास। सेलेक्टेबल मार्कर, अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, अच्छा तो मैं, सोचो एक बैक्टीरिया जिसका माइक्रो में साइज है, तुम उसमें अपने जीन को जोड़ रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जीन जुड़ा या नहीं जुड़ा, रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, पहला। दूसरा, जब तुम उसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हो, तुम्हें कौन बताएगा कि बैक्टीरिया में वो गया या नहीं गया, समझे। यानी रिकॉम्बिनेंट बनाया नहीं बना, वो बैक्टीरिया में गया या नहीं गया, कौन बताएगा, ये बताता है सेलेक्टेबल मार्कर, जो चीख चीख के बताते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बन गया और अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। तो जो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना जानता है वह सेलेक्टेबल मार्कर। सर कैसे, डिटेल्ड में एक्सपेरिमेंट के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले सेलेक्टेबल मार्कर हम क्या क्या बता सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर क्या क्या हो सकते हैं। देखो एनसीईआरटी ये बोल रही है, इन एडिशन टू ओआरआई द वेक्टर रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो उनको अलग करो, ठीक है। एंड सेलेक्टिव परमिटिंग ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मेंट, यानी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर दे, समझ रहे हो। हाँ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को परमिट नहीं करता, जो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है मर जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो करेगा, इसके बेस पर जो उनको अलग कर दे वो सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर दो हो सकते हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक लैक जेड जीन। इसके लिए लैक ओपरॉन समझाऊंगा आपको मैं आज, तब इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूं, ठीक है। ये दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं जो बताते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को से अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, समझे। अब कैसे करते हैं, जैसे मान लो तुम्हें समझा देता हूं मैं, थोड़ा समझ में आएगा।
ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के अंदर ये, यहां दिखाता हूं, ये सेलेक्ट, ये ऐसे देखो, प्लाज्मिड में ये यहां से यहां तक सेलेक्टेबल मार्कर है। ये क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर, यहां से सेलेक्टेबल मार्कर है। कलर भी चेंज कर देता हूं मैं इसका। ये पूरा सेलेक्टेबल मार्कर है। क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। ये क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर बताया था मैंने, या तो लैक जेड जीन हो सकता है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। इनके अंदर होती है क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट, वही 4 से लेकर के 8 बेस पेयर की। मान लो 1 2 3 4 5 6, 6 बेस पेयर की कोई क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट इसके अंदर है, ठीक है। समझना मेरी बात, इसके अंदर है। ये क्या है? ये है क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग या रिस्ट्रिक्शन साइट। समझना, अगर मैं क्या करूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराऊंगा तो पहले एंजाइम कट कहां लगाएगा? जो क्लोनिंग साइट है वहां कट लगाएगा। कोई नहीं, एंजाइम कट कहां लगाएगा? एंजाइम तो यहीं कट लगाएगा ना जहां पर क्लोनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, यहां पर एंजाइम कट लगाएगा। यहां पर एंजाइम क्या काम करेगा? कट लगाएगा। कट लगा दिया, इन साइट्स पर कट लगाएगा। लग गया कट। अगर कट लगेगा तो किसी भी जीन की क्लोनिंग कहां पर होगी? जीन कहां पर जुड़ेगा? जीन यहां पर आके जुड़ेगा, नया जीन ये जुड़ गया, नया जीन आके जुड़ गया। अगर जीन यहां जुड़ जाता है, अगर जीन यहां पर जुड़ जाता है तो सिलेक्टेबल मार्कर जो जीन था, समझ, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। जिसका जीन है, तो अगर ये जीन इंसर्ट हो जाता है, यहां पर जुड़ जाता है, इंसर्ट हो जाता है, यहां पर इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, जुड़ गया यहां पर, तो क्या होगा? यहां पर इंसर्ट हो गया तो सेलेक्टेबल मार्कर के 2 टुकड़े नहीं हो जाएंगे बीच में? आधा टुकड़ा धर गया, आधा टुकड़ा धर चला गया। यानी अगर कोई भी जीन इंसर्ट करता है सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर, समझना, तो सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, वो टूट जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझना मेरी बात, कि अगर सेलेक्टेबल मार्कर इसके अंदर चला गया, सॉरी, जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर चला गया, तो सेलेक्टेबल मार्कर का इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। समझो, अगर सेलेक्टेबल मार्कर अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, लैक जेड जीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया। और प्रॉपर्टी दिखा रहा है मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, समझे? हाँ, तो इसी को बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक जेड जीन। समझ रहे हो? इनका इनएक्टिवेट होना ही तो बता रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लैक जेड जीन। समझ रहे हो? इनएक्टिवेशन ऑफ दिस, इसका इनएक्टिवेट होना ही बता रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करता है सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर, तो वो बेकार हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके बेस पर ही तो हम
ठीक है, ये सारी चीजें कर पाते हैं, या सेलेक्टिव मार्कर बता पाते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। इसको एक्सपेरिमेंट से भी समझाऊंगा मैं आपको, मजा आएगा आपको। तो पहले तो समझ लो। अच्छा, दो चीजें हो गई बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर हो गई, ओराई साइड हो गई। तीसरी क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइड। और क्लोनिंग साइड हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होगी, तभी फायदा है। जैसे अगर ये क्लोनिंग साइड सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर होती तो कट बाहर लगता, तो सेलेक्टेबल मार्कर किसी काम का नहीं है, बेकार है। भाई सेलेक्टेबल मार्कर इनएक्टिवेट हो या ना हो, इसके बेस पे ही तो पता लगाओगे। यानी क्लोनिंग साइड हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होगी, कट अंदर लगेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर बीच में जाकर के इंसर्ट करेगा, तब एक्चुअल में आपको सब चीजों का पता चलेगा, नहीं तो बेकार है आपके लिए। ठीक है, आ जाओ आगे। तो क्लोनिंग साइट क्या होती है? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता चुका हूं मैं आपको। इनको रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी कहते हैं, जो 4 से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड की होती हैं। हमेशा कहां होनी चाहिए? प्रेजेंट विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर नहीं है तो वो काम की नहीं है, कचरा है, बेकार है। प्रेजेंट ऑलवेज विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। अब एनसीईआरटी ने एक सेलेक्टेबल मार्कर का, एनसीईआरटी ने एक वेक्टर का डिटेल दिया है, पीबीआर 322। इसके बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं 12 कि पीबीआर 322 पी क्या है, आर क्या है, बी क्या है, ठीक है, आर क्या है और 322 क्या है। इसमें कितने सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं और कौन से सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। इसमें टोटल कितनी क्लोनिंग साइट या पैलिंड्रोमिक या रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती हैं, कितनी बाहर होती हैं, या कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट किस किस सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है। बहुत सारे क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बनते हैं मात्र इससे। तो ईमानदारी से हर बच्चा 10 से 15 बार इस डायग्राम को बनाएगा, तभी समझ रहे हो ना? हाँ, मजा आएगा, नहीं तो नहीं। अब समझो मेरी बात। मैं बात कर रहा हूं पीवीआर 322 की। पीवीआर 322, अगर पीवीआर 322 की बात करते हैं तो उसमें पी क्या है समझो। पी मतलब प्लाज्मिड, बी क्या है और आर क्या है? आर क्या है और बी क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम है। साइंटिस्ट के नाम है बॉलिवर और रॉड्रिक्यूज। हाँ बेटा, बॉलिवर और रॉड्रिक्यूज दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, हाँ, उनके नाम है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, बॉलिवर और रॉड्रिक्यूज। हाँ, बॉलिवर और रॉड्रिक्यूज दो साइंटिस्ट थे, इनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। हाँ, बॉलिवर और रॉड्रिक्यूज, इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। अब बात आती है सर 322 क्या है? 322 नंबर ऑफ प्लाज्मिड विच फॉर्म्ड, मतलब नंबर ऑफ प्लाज्मिड है। नंबर ऑफ प्लाज्मिड लिख देता हूं, नंबर ऑफ प्लाज्मिड, नंबर ऑफ प्लाज्मिड जो उन्होंने अपनी लैब में बनाया था, उस नंबर का प्लाज्मिड। यानी ये अपनी लैब में 322 नंबर का प्लाज्मिड है जो बनाया हुआ है, 322 नंबर का प्लाज्मिड। क्लियर है? तो तीनों याद रखने। अब क्वेश्चन आएगा पीवीआर 322 के अंदर, ये पीवीआर 322 की बात चल रही है। पीवीआर 322, पी बी आर 322, पीवीआर 322 प्लाज्मिड के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर कितने होते हैं? नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर कितने होते हैं? 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं इसके अंदर। सेलेक्टेबल मार्कर 2 होते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? 2 सेलेक्टिव, तो तुम खुद देखो। यहां पर एक तो टेट्रासाइक्लिन दिख रहा है और एक एम्पिसिलिन दिख रहा है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर कौन से होंगे? पहले देखना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, लैगजेट जीन इसमें नहीं होता। और कौन कौन से होते हैं? 2 हैं, एक तो एम्पिसिलिन ए एम पी रेजिस्टेंट, एक है टेट्रासाइक्लिन टी ई टी रेजिस्टेंट। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि एम्पिसिलिन के अंदर कौन कौन से क्लोनिंग साइट होते हैं, पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। एम्पिसिलिन के अंदर दो क्लोनिंग साइट्स होती हैं, कौन कौन सी? एम्पिसिलिन में होती है पेस्ट और पीवीयू, पेस्ट फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट, पी वी यू फर्स्ट। ऐसे ही पूछेगा कि टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी क्लोनिंग साइट्स होती हैं टेट्रासाइक्लिन के अंदर। फिर आपको दो ध्यान रखनी है, एक तो बाम, बाम H1, बाम H1, और साल SAL, साल फर्स्ट। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या है, जो मैंने पेस्ट पीवीयू, ये क्या है? इट इज अ क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग या रिस्ट्रिक्शन साइट्स, क्लोनिंग या रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है। पेस्ट फर्स्ट एंड पीवीयू फर्स्ट, क्लोनिंग या रिस्ट्रिक्शन साइट, बाम H1, साल 1। क्लियर? बिल्कुल। अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स याद रखना है आपको, टोटल 8 होती हैं, देख लो आप। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट, ठीक है, टोटल कितनी होती है? 8। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट विद इन सेलेक्टेबल मार्कर, विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर कितनी होंगी, सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर कितनी होंगी, ऐसे पूछेगा। तो विद इन सेलेक्टेबल मार्कर 4 होती हैं और 4 आउटसाइड होती हैं, ये ध्यान रखना। 4 कौन कौन सी होती हैं? बाम H1, साल 1, ये तो कहां पर है? टेट्रासाइक्लिन के अंदर। एम्पिसिलिन के अंदर पेस्ट और पीवीयू फर्स्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा पीवीयू सेकंड कहां होती है? पीवीयू सेकंड एक जीन होता है रोप, आरओपी, रोप, एक ऐसा जीन जो उन प्रोटीन को बनाता है जो इसका रेप्लिकेशन कराने में हेल्प करेंगे। यस, तो रोप वो जीन है जो उन प्रोटीन को कोड करता है, जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर भी एक क्लोनिंग साइट होती है। कौन सी क्लोनिंग साइट होती है इसके अंदर? PVU सेकंड। सब फर्स्ट फर्स्ट है, फर्स्ट 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 फर्स्ट, इसके अंदर सेकंड है, पर किसी काम की नहीं है, क्योंकि रोप कोई सेलेक्टेबल मार्कर तो है नहीं। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन आएगा कौन कौन से क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट आउटसाइड सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं? 4, PVU सेकंड, हिंद थर्ड, क्ले फर्स्ट और इको R1। ये 4 भार होते हैं, इसमें रोप के अंदर होता है PVU सेकंड। ये क्वेश्चन आपके सारे याद रखने हैं आपको। इस डायग्राम को 8-10 बार बनाओगे तब जाकर के तुम इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो नहीं। मैं सारी वैरायटीज बता दी क्वेश्चंस की, इतनी बन सकती हैं। अब बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट तो मैं लगाऊंगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर का, एक बताऊंगा लैकजेट जीन, जिसमें लैकोप्रोन में पहले बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस करना। इस चैप्टर की जान, या इस चैप्टर का वो पार्ट जो साल भी नीट में क्वेश्चन आया था और अच्छे अच्छे बच्चों के परकच्चे उड़ गए थे, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से कराता था, PUC 8 उसी से आया था, ठीक है। अब आ जाओ क्या है। तो सेलेक्टेबल मार्कर ले रहा हूं मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट देसी तरीके से। आपके पास एक बीकर है, आपने PBr 322 वेक्टर उसमें ले रखा है बहुत सारा। अब आपको यहां पर रिकॉम्बिनेंट बनाना है, सिंपल। तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो काटने वाला एंजाइम चाहिए, एक जोड़ने वाला एंजाइम चाहिए, और एक जीन चाहिए जिसका आप रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाम H1 ले लिया, जो कहां होता है बाम H1? टेट्रासाइक्लिन के अंदर, और एक लाइगेज ले लिया मैंने, सिंपल। अब इन तीनों एंजाइम को इसके अंदर डाल दूंगा। जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाम H1, टेट्रासाइक्लिन रेड वाला है, उसको कट करेगा। दो केस आएंगे, समझना, दो प्रोबेबिलिटी होंगी। या तो ये कट लग जाएगा इसके बीच में, कट लगेगा, दोनों में कट लगेगा। कट लगने के बाद हो सकता है लाइगेज उसको रीलाइगेटेड कर दे, रीलाइगेशन हो गया, चिपक गया वापस। या हो सकता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है
वो आके चिपक जाए इसके अंदर, ये रिकॉम्बिनेंट बन जाए, ये भी केस हो सकता है। यानी दो केस देखने को मिल सकते हैं, या तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा उसके बीच में आकर के लाइगेज की हेल्प से, या रीलाइगेशन हो जाएगा, वापस चिपक जाएंगे वो। दो केस हो सकते हैं, ठीक है। दो प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेंगी। यानी पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, रीलाइगेशन। रीलाइगेशन यानी चिपक गए वापस से अपने आप, रीलाइगेशन हो गया। नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट, ध्यान से समझना। सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो ऑलरेडी हम लोग लैब में भी करते थे, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। रीलाइगेशन, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये केस इसमें मिलेंगे, देखेंगे कुछ नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है। अब मैं क्या करूंगा, इस सारे प्लाज्मिड को उठा करके एक बीकर में डालूंगा जिसमें पहले से बैक्टीरिया इकोलाई है। मान लो एक मैं बीकर दिखा देता हूं, बड़ा सा। इसमें पहले से क्या पड़ा हुआ है, इकोलाई पड़ा हुआ है, इकोलाई पड़ा हुआ है पहले से। मैं 3 बैक्टीरिया बना के दिखा दे रहा हूँ, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। इकोलाई पड़ा हुआ है इसमें पहले से। जब मैं डालूंगा तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, और उसमें 3 प्रोबेबिलिटी होंगी। हो सकता है ये प्लाज्मिड किसी में एंटर ही ना करे, हो सकता है प्लाज्मिड एंटर कर जाए। कौन सा वाला, रिकॉम्बिनेंट वाला। हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला एंटर कर जाए, भाई प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, 3 प्रोबेबिलिटी है। यानी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, इसमें ये ऐड करके इसमें ये ऐड होगा। 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी सेकंड एंड प्रोबेबिलिटी थर्ड। 3 प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती हैं, सिंपल सिंपल, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। अब मैं क्या करूंगा, इस बीकर में कुछ समय छोड़ूंगा, ये 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी होगी इसके अंदर, पर तीनों को मैं अलग करना चाहता हूं। तो एक प्लेट लूंगा, उस प्लेट पे न्यूट्रिएंट डाल दूंगा, और इन तीनों उड़ेल दूंगा। 3 टाइप की कॉलोनी दिखेंगी इसके अंदर मुझे, ये मान लो ये आ गया, 3 टाइप की कॉलोनी दिखेंगी। कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2 और कॉलोनी नंबर 3। 3 टाइप की कॉलोनी मिल रही है, 1 2 3, यही 1 2 3। समझना, तीनों कॉलोनी ग्रो कर जाएंगी। क्यों, क्योंकि इस प्लेट के अंदर मैंने एंटीबायोटिक नहीं डाली, विदाउट एंटीबायोटिक, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है, विदाउट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। इसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं डाली मैंने, तो तीनों टाइप की कॉलोनी है, जितने टाइप की कॉलोनी होंगी सब ग्रो कर जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक रेप्लिका लगाऊंगा। रेप्लिका का मतलब क्या होता है, इसी प्लेट की एक फोटोस्टेट प्लेट बना लेंगे, इसमें न्यूट्रिएंट होंगे पर इनमें एंटीबायोटिक होंगी, ठीक है। इसमें तो डाल दूंगा मैं रेप्लिका। क्या लगा रहा हूं मैं, रेप्लिका। रेप्लिका, रेप्लिका लगाऊंगा तो इसमें तो डाल दूंगा मैं एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक। और यहाँ डालूंगा टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन डाल दी इसके अंदर मैंने। अब समझना, इन तीनों कॉलियों को, कॉलोनी को उठा करके इस पर मैं स्पॉट कर दूंगा। यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, और यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, मतलब अपने आप आ जाएंगी। और 24 आवर के लिए छोड़ दूंगा। 24 आवर के बाद देखा मैंने कि कॉलोनी नंबर 1 ना यहां ग्रो करी ना यहां ग्रो करी, इसकी कॉलोनी ग्रोथ ही नहीं आई। जबकि कॉलोनी नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, कॉलोनी नंबर 2 यहां ग्रोथ कर गई,
पर यहां ग्रोथ नहीं की। कॉलोनी नंबर 2 ने एक जगह ग्रोथ की है पर एक जगह ग्रोथ नहीं की, समझना। यहां ग्रोथ की है, कहां गया, यहां ग्रोथ की है। अच्छा, बहुत लाइट कलर हो गया। ओके, अब ठीक है, पर अच्छा ये कलर भी नहीं है। ओके, ठीक है, हाँ, अब सही है। यहां ग्रोथ की है पर नीचे वाली प्लेट में ग्रोथ नहीं की। पर एक कॉलोनी ऐसी थी, एक कॉलोनी ऐसी थी, समझना, जिसने दोनों ही जगह ग्रोथ की है, यहां भी ग्रोथ की और यहां भी ग्रोथ की। तो आप समझना, कॉलोनी नंबर 1 ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। कॉलोनी नंबर 3, 3 ग्रोथ दोनों जगह है। कॉलोनी नंबर 2 समझना, यहां ग्रोथ एब्सेंट है, मैं एब्सेंट लिख देता हूं, ठीक है, एब्सेंट, एब्सेंट। यहां पर प्रेजेंट है पर यहां पर एब्सेंट है ग्रोथ, इन दोनों में ग्रोथ प्रेजेंट है। क्या कंक्लूजन निकालोगे इससे? मैं तुमसे कहूं कि कौन सी कॉलोनी होगी जो ना टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पा रही है ना एम्पिसिलिन में ग्रो कर पा रही है? कौन सी कॉलोनी होगी तुम बताओ, जिसके पास ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर है ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर है? यानी वो एक ऐसी कॉलोनी होगी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ हो, ठीक है। यानी उसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया हो, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यानी वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, समझना मेरी बात, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो जिसकी ग्रोथ ना यहां पर आई ना यहां पर आई, वो क्या होगी? वो होगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एकदम क्लियर। अब ध्यान रखना, एक ऐसी कॉलोनी, एक ऐसी कॉलोनी जो एम्पेसिलिन में भी ग्रो कर पा रही है, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर पा रही है, यानी उसका एम्पेसिलिन का जीन भी ठीक है और टेट्रासाइक्लिन का जीन भी ठीक है, यानी इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी नंबर 3, इसका एम्पेसिलिन भी ठीक है, टेट्रासाइक्लिन भी ठीक है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, इन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर है, तभी तभी ग्रोथ दोनों जगह करेगा। तो ये क्या हो गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट अगर हो जाता तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट नंबर 3 होगा। नंबर 3 पर क्या होगा? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब समझना, पर एक कॉलोनी ऐसी है नंबर 2 वाली जिसकी ग्रोथ एम्पिसिलिन में तो आई है, यानी एम्पिसिलिन का जीन ठीक है, पर टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं आई। मतलब टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया, सिंपल सी बात है। ये क्या कहलाएगी? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? और पूछेगा कैसे? ऐसे पूछेगा, वो पूछेगा कि एम्पिसिलिन में ग्रोथ नहीं है, टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं है, बताओ क्या होगा? एम्पिसिलिन में ग्रोथ है, टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं है, क्या होगा? दोनों में ग्रोथ है तो क्या होगा? दोनों में ग्रोथ नहीं है मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्या होगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्लियर बिल्कुल। दोनों में ग्रोथ है मतलब मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट।
नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और एक में ग्रोथ है एम्पिसिलिन में, पर टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं है, मतलब टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर और आपको उड़ा के आने हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आ जाओ। अब मैं लैक जेड जीन समझाऊंगा, पर लैक जेड जीन समझने पहले आपको समझना पड़ेगा लैक जेड जीन होता क्या है। नहीं, लैक ओपरॉन, ठीक है, कई बच्चे पढ़ चुके होंगे ओपरॉन, ठीक है। मैं थोड़ा समझा देता हूं, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। देखो, लैक ओपरॉन का मतलब होता है एक शुगर होती है लैक्टोज, यस, एक डाइसैकेराइड होती है लैक्टोज, लैक्टोज बेस्ड ओपरॉन। ओपरॉन सर क्या होता है? ओपरॉन बेटा इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन विच प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये कोशिक, ये जीन का एक ग्रुप है, यानी यूकैरियोट के अंदर एक सिंगल जीन एक्सप्रेस कर सकता है, पर प्रोकैरियोट के अंदर कई जीन मिलकर के एक्सप्रेस करते हैं, इसको ग्रुप ऑफ जीन बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ जीन विच प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं ओपरॉन, समझे? हाँ। तो अब ग्रुप ऑफ जीन क्यों बोला, अब ध्यान से देखो, यहां पर एक प्रमोटर है, एक ऑपरेटर है, और एक दो तीन स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन। समझना, जिसमें लैक जेड जीन तो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बनाता है परमिएज, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। पर अभी हम यहां बात करेंगे लैक जेड जीन की, ठीक है। वो लैक ओपरॉन डिटेल में पढ़ना, ठीक है। अब ये जीन तब एक्सप्रेस करेगा जब इससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए तब बनेगा जब आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और आरएनए पॉलीमरेज तब आगे जाएगा जब यहां पर एक रिप्रेसर, यस, एक रिप्रेसर बैठा हुआ है, इस इंजन को आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक ये रुका हुआ। ये तब हटेगा जब इस मीडियम के अंदर आप लैक्टोज डालोगे। समझना मेरी बात। ये ओपरॉन लैक्टोज बेस्ड है, यानी ये ओपरॉन होगा कहां? बैक्टीरिया के अंदर होगा। मानो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया। बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना। ये प्लेट है जिसमें हजारों लाखों बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ठीक है। इस प्लेट के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर चलता है ओपरॉन, अंदर चलता है ओपरॉन। पर बैक्टीरिया ओपरॉन को कब चलाएगा? जब उसको लैक्टोज को तोड़ना होगा तभी तो चलाएगा, नहीं जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर उसको आप ग्लूकोज प्रोवाइड करा दो, समझना, ग्लूकोज की प्रेजेंस में ओपरॉन क्या होगा? स्टॉप, मतलब ओपरॉन नहीं चलेगा। ग्लूकोज की प्रेजेंस में ओपरॉन नहीं चलेगा। हाँ, ग्लूकोज की जगह आप यहां सिस्टम में लैक्टोज डाल दो, लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, एक्ट एज इंड्यूसर। ये इंड्यूसर का काम करेगा। जब मीडियम में आप लैक्टोज डाल दोगे ना, तो लैक्टोज के डलते ही, क्योंकि उसको लैक्टोज खानी है, अब लैक्टोज खाने के लिए लैक्टोज तोड़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है। अगर लैक्टोज को तोड़ना है, लैक्टोज को उसको खाना है, मानो लैक्टोज खाना है इसको, लैक्टोज इसने इनटेक किया, ग्लूकोज डालोगे तो नहीं चलेगा, लैक्टोज डालोगे तो मजबूरी है इसकी, लैक्टोज खाने पड़ेगा इसको, लैक्टोज को खाना पड़ेगा। तो लैक्टोज को तोड़ेगा ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। कौन तोड़ेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में? इसको तोड़ने के लिए, इसको पचाने के लिए, इसको अपने ओपरॉन को चालू करना पड़ेगा। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, लैक्टोज जाएगी यहां पर बाइंड करेगी, और बाइंड करके इसको यहां से हटा देगी कि भाई अब तू यहां से कुछ समय के लिए हट जा, मैं भूखा हूं या भूखी हूं, मुझे लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम चाहिए। तो अब ये यहां से हटेगा, हट गया यहां से, हटते ही आरएनए पॉलीमरेज फ्री, ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से आगे भागेगा, पॉलीमरेज आगे भागेगा, और इससे बनेगा mRNA। mRNA से आप जानते हो राइबोसोम की यूनिट्स बाइंड करेंगे, और क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। यहां से प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बनेगा? एक एंजाइम बनेगा, लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाएगा, उसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम बनाएगा? बीटा
गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब बनाएगा तो ये क्या काम करेगा, इस लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यस, यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यूटिलाइज करेगा और खुश रहेगा। यानी इस ओपरोन को वो तभी चलाएगा जब मीडियम में आप लैक्टोज डालोगे, क्योंकि लैक्टोज इंड्यूसिंग है लैकोपरोन। हाँ, अगर आप ग्लूकोज खिला रहे हो, डाल रहे हो, तो उसको ओपरोन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ओपरोन तभी चालू होगा, ये ग्रुप ऑफ जीन प्रोकैरियोट में तभी चालू होगा जब आप इस मीडियम में, इस प्लेट में लैक्टोज डालोगे। अगर आप ग्लूकोज डालोगे तो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी ग्लूकोज को यूटिलाइज करे। जब ग्लूकोज खत्म होगा तो भी लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, लैक्टोज डाइसेक्राइड है ना, उसको तोड़ना पड़ता है, डायरेक्टली वो यूटिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए इसको लैक्टोज बेस्ड ओपरोन बोलते हैं। क्लियर है। यानी लैक जेड जीन का काम क्या है, लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या एंजाइम, यानी अगर लैक जेड जीन सही है तो यह एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। सिंपल सी बात है। कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस आते हैं, क्रोमोजन का मतलब होता है रंग देने वाले क्रोमोजन। अगर मैं इस प्लेट के अंदर कुछ क्रोमोजन डाल दूं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ये क्या बताते हैं, ये इनका कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं बिल्कुल। ठीक है, वो डाल दिए मैंने। अगर लैक्टोज टूट रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, कलर देंगे ब्लू कलर। कैसा कलर देंगे, ब्लू। कब देंगे ब्लू कलर, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। भाई आप तो लैक्टोज डाल रहे हो, ग्लूकोज डाल नहीं रहे ना। अगर ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर देते हैं। ये हमने इसको बनाया हुआ है, ये केमिकल्स है, क्रोमोजोम कहते हैं इनको। कलर के बेस पर चीजें इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन के अंदर अगर एससीजी है तो कलर चेंज हो जाता है। ऐसी डायबिटिक टेस्ट आता है। ठीक है, ठीक है, अगर ब्लड में ग्लूकोज है या यूरिन में ग्लूकोज है तो स्टिप डाल के कलर चेंज हो जाएगा। ऐसी सिस्टम में ग्लूकोज है तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर देंगे। ब्लू कलर देने का मतलब है कि ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बनने का मतलब है लैक्टोज टूट रहा है, लैक्टोज टूटने का मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, इसके बनने का मतलब है लैक जेड जीन सही है। यानी लैक जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। हाँ, अगर इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो ये बनेगा ही नहीं, लैक्टोज की प्रेजेंस में ये नहीं बनेगा, यानी कलर चेंज नहीं होगा, यानी क्रोमोजन कोई कलर ही नहीं देंगे। कलर नहीं दे रहे हैं मतलब क्या हुआ कि भाई वो काम नहीं कर रहा, कलर दे रहे हैं मतलब वो काम कर रहा है, कलर नहीं दे रहे हैं मतलब उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, कलर दे रहे हैं मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। समझ में आ गया। तो इस जीन को भी बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं यहां पर हम। ठीक है, लैक जेड जीन को कैसे यूज करते हैं अब देखो। एक अगेन एक वेक्टर आता है, वो प्लाज्मिड आता है, ऐसे वहां तक पता है PBR322, ऐसे आता PUC8, उसमें लैक जेड जीन होता है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, यानी दो एंटीबायोटिक की जगह एक एंटीबायोटिक और एक लैक जेड जीन इसमें लगा होता है। तो आपने बीकर में यही ले लिए हैं बहुत सारे। अब अगेन आपको क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट बनाना है, तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए आप वो तीन चीजें यूज करोगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज डाल दिया आपने। यहां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लैक जेड जीन को कट करेगा, तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे समझना। हो सकता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाए लैक ऑफ जेड जीन के अंदर, या रिलाइगेशन हो जाए, यानी रिकॉम्बिनेंट रिलाइगेशन नॉन रिकॉम्बिनेंट। सेम वही एक्सपेरिमेंट। अब मैं इसका क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कराता हूं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा तीन कंडीशन आएंगी, या हो सकता है कुछ भी अंदर ना गया हो, या हो सकता है
हो सकता है रिकॉम्बिनेंट वाला अंदर चला गया हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट अंदर गया हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके एक प्लेट पर रन कराऊंगा, इसमें कुछ भी एंटीबायोटिक नहीं है, करा देते हैं भाई। प्लेट ले ली, तो प्लेट में कितनी कॉलोनी आएंगी, 3 कॉलोनी आएंगी, सेम वही, 1 2 3, तीनों ग्रो करेंगे क्योंकि इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है, विदाउट एंटीबायोटिक। क्योंकि एंटीबायोटिक की एब्सेंस में तो ये भी ग्रो कर जाएगा नंबर 1, ये भी ग्रो कर जाएगा नंबर 2, और ये भी ग्रो कर जाएगा नंबर 3, क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं है, तीनों ग्रो करके 3 कॉलोनी आ गई, नंबर 1 2 3। इसको 1 दे देते हैं, नंबर 1 2 3, तीनों ग्रो कर गए। अब मैं इसका रेप्लिका लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, रेप्लिका, फोटोस्टेट। अब समझना यहां कहानी आएगी, रेप्लिका। एक ही प्लेट लूंगा, मल्टीप्लेट प्लेटिंग की जरूरत नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के केस में। रेप्लिका लगा रहा हूं, और इस प्लेट में 3 चीजें डालूंगा, ध्यान रखना क्या क्या डालूंगा। एक तो एंटीबायोटिक डालूंगा, एम्पिसिलिन, और एक शुगर डालनी पड़ेगी, लैक्टोज, क्योंकि लैकोप्रोन चेक करना ना आपको, तो लैक्टोज डालोगे, लैक्टोज। और क्या डालोगे इसके अंदर लैक्टोज के अलावा, क्रोमोजन डालोगे, क्रोमोजन। बस इन तीनों को आप इस प्लेट में ऐड कर दो, ये क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर बढ़िया वाला। अब रेप्लिका लगा रहा हूं, यानी इन तीनों कॉलोनी को ट्रांसफर करूंगा। तो पहली कॉलोनी तो ग्रो ही नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, पहली कॉलोनी ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां 2 कॉलोनी ग्रोथ करेंगी, भाई इसमें एम्पेसिलिन है, एम्पेसिलिन में तो कट लगाया नहीं है ना आपने, तो एम्पेसिलिन का जीन तो सही है, तो इसमें भाई इसमें भी एम्पेसिलिन सही है, इसमें भी एम्पेसिलिन सही है, यानी दोनों के पास एम्पेसिलिन सही है, तो दोनों कॉलोनी ग्रो करेंगी। यस, दोनों की ही ग्रोथ आएगी, इसकी भी ग्रोथ आएगी और इसकी भी ग्रोथ आएगी, समझ, ग्रोथ दोनों की आएगी। पर इसमें ध्यान ये रखना है आपको, एक की कलर ब्लू आएगा, एक का कलर ब्लू आएगा, ब्लू किसका आएगा, ब्लू उसका आएगा जो सही है, जो सही नहीं है वो व्हाइट का व्हाइट रह जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये व्हाइट है, मैं व्हाइट ही दिखाऊं उसको, ब्लू दिखाऊं क्या स्टार्टिंग में, है ना। तो एक का कलर तो कैसा आएगा, व्हाइट का व्हाइट ही आएगा, पर एक का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। सर इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, अब देखो, आप बताओ, ये कॉलोनी नंबर 1 है, 1 जो ग्रोथ ही नहीं कर रही है एम्पिसिलिन की वजह से, मतलब ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्वेश्चन आएगा, यहां भी व्हाइट थी, यहां भी व्हाइट है, समझ रहे हो, यहां भी व्हाइट थी, यहां भी व्हाइट है, मतलब लैक्टोज की प्रेजेंस में कलर ही चेंज नहीं कर रही, जो करना चाहिए था नहीं कर रही, का मतलब है उसका जीन बेकार हो चुका है, इंस्ट्रक्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, मतलब ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नंबर 2 रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जबकि ये क्या होगी, नंबर 3। ब्लू कलर क्यों आया, ब्लू कलर इसलिए आया क्योंकि इसका लैक जेड जीन सही है, लैक्टोज की प्रेजेंस में वो कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, एक ही प्लेट में काम चल गया ना, क्वेश्चन आएगा, अगर अगर प्लेट पर ग्रोथ
नहीं है। यहां पर व्हाइट कलर के साथ ग्रोथ है, यहां पर ब्लू कलर के साथ ग्रोथ है। अब बताओ, ग्रोथ नहीं है मतलब नॉन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझना, व्हाइट कलर के साथ ग्रोथ है। व्हाइट कलर का मतलब है कि लैक्टोज की प्रेजेंस में भी कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अगला क्वेश्चन आएगा भाई, ब्लू कलर आ रहा है मतलब ब्लैक जेट जीन सही है, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इससे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब बताओ, वेक्टर वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? वेक्टर एकदम सेट हुआ होगा ब्रेन में, एकदम सेट हुआ होगा वेक्टर ब्रेन के अंदर। बिल्कुल सही, 2 घंटे से पहले खत्म कर दिया। तो वेक्टर ब्रेन में सेट हुआ होगा, ठीक है। तो आज वेक्टर मैंने खत्म कर दिया है। कल की क्लास के अंदर मैं होस्ट और पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कैसे डीएनए आइसोलेट करते हैं, डीएनए के अंदर से आप कैसे पता लगाओगे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पर है, उसके लिए एक टेक्निक होती है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहले डीएनए के टुकड़े टुकड़े करोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन कराओगे, और रन कराने के बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढोगे, उसका टेक्निक बताऊंगा। उसको फिर आप वहां से आइसोलेट करोगे, फिर उसकी मल्टीपल कॉपी बनाओगे पीसीआर में डाल करके। कैसे बनेगी कल बताऊंगा मैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और फिर तो वही है, आपको वेक्टर में जोड़ना है और ट्रांसफॉर्मेंट बनाना है और होस्ट में डाल करके उसको बड़े स्केल पर ग्रो कराना है, जिसको हम बात करेंगे बायो रिएक्टर या बायो फर्मेंटर, ठीक है। और चैप्टर कल आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो कल भी रिकॉर्डेड ही मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का ग्लिच चल रहा है, क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। मतलब हम सभी परेशान है कि हमारे संग ही क्यों हो रहा है ये, ठीक है। रियलिटी पता नहीं है, आप ही देखो आज, मतलब न्यू ईयर है, सब लोग न्यू ईयर बना रहे हैं, मेरी फैमिली ने भी कहा नहीं, मैंने कहा लाइव लेना है आज, ठीक है। तो अगर मुझे पता होता ऐसा करना है तो मैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर देता ना पहले, तो लाइव लेना था, सब छोड़ करके लाइव के लिए बैठे इंतजार कर रहे हैं। लाइव स्टार्ट हुआ तो सोचो आगे जा करके फिर उसमें गड़बड़ हो गई, ठीक है। फिर रात में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तब इसको अपलोड करूंगा सुबह। तो कल मिल जाएगा आपको, टेंशन मत करो, ठीक है। और कल का लेक्चर मैं परसों अपलोड कराऊंगा, जिससे कि तुम्हें गैप मिल जाए दोनों लेक्चर को करने में, ठीक है। तो अपना एफर्ट बेटा हम मारेंगे और लास्ट तक मारते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आपको भी अपना एफर्ट मारना है क्योंकि न्यू ईयर है, ठीक है। और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, और मैं यही कहूंगा कि बस इस नई साल के अंदर जो तुम्हारे बस में है, भाई कुछ चीजें तो आपके बस में नहीं है, जो बस में नहीं है उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, पर जो तुम्हारे बस में है उसमें अपना 100% जान झोंक देना उसके अंदर, जो तुम्हारे बस में है, ठीक है। बस फिर भगवान भी मजबूर होकर के तुम्हें, समझ रहे हो, उस रिजल्ट को प्रोवाइड कराएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ में आ गया, जहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं सेम टाइम, मतलब सेम टाइम आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ आपका, मतलब बायोटेक का सेकंड चैप्टर है, सेम 2 लेक्चर में उसके दूंगा, और एक लेक्चर बचेगा आपका इवोल्यूशन, यानी टोटल इस, मतलब 3 लेक्चर मिल आपके बचेंगे, उसमें आपका ये सीरीज पूरी एंड हो जाएगी, और फिर ताकत लगाएंगे किसके ऊपर, टारगेट बायो 360, पूरी दम लगा देंगे उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।